Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year. I hope you all are fine. Students, today we will discuss about the discovery of third atomic particles, which is the discovery of neutron. In the previous lectures we have discussed the discovery of electron and proton. So now we will discuss about the discovery of neutron. So first we recall the previous two lectures that the electrons were discovered by the experiment of cathode rays, and we see that the cathode rays or the electrons have negative charge, and in the discovery of proton we saw that the proton have positive charge, and these move in the uh, direction of cathode, and after passing holes these produce glow in the opposite direction, so these are also called the canal rays. Today we will discuss about the discovery of neutron, the third atomic particle having no charge. Proton and electrons were discovered in 1886 and their properties were completely determined till 1895. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो 1886 के अंदर डिस्कवर हुए थे और 1895 तक इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस या डिस्कवर हो चुकी थी। फिर क्या हुआ कि एक स्ट्रेंज बात ये थी कि 1932 तक हमें यही पता था कि सिर्फ जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर मुश्तमिल होता है, उसके अंदर और कोई पार्टिकल नहीं होता। फिर रदरफोर्ड ने क्या किया कि 1920 के अंदर द रदरफोर्ड प्रिडिक्टेड इन 1920 दैट सम काइंड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन द एटम because he noticed that the atomic mass of atom could not be explained if it was supposed that the atom has only electron and proton. रदरफोर्ड ने ये गौर किया कि अगर हम एटॉमिक मास को देखें तो एटॉमिक मास, अब हम एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर हम जब उसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं तो प्रोटॉन का जितना मैस होता है उससे डबल न्यूक्लियस का मैस आता है। इसका मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसका मैस प्रोटॉन के बराबर है, इसलिए जब हम एटॉमिक मैस निकालते हैं तो वो प्रोटॉन के मैस से डबल आता है। ठीक है, तो इसलिए उसने कहा कि एटम के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल ऐसा होना चाहिए जिसका मैस प्रोटॉन के बराबर हो और उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, क्योंकि एटम एज ए होल न्यूट्रल पार्टिकल है। पॉजिटिव और नेगेटिव का तो हमें पता चल गया, तो जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं, तो एटम न्यूट्रल है। इसका मतलब जो थर्ड पार्टिकल है वो न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसका मैस जो है वो प्रोटॉन के बराबर है, क्योंकि एटॉमिक मैस उससे सेटिस्फाई नहीं होता। नेक्स्ट फिर जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया उसके अंदर ये ऑब्जर्व किया गया दैट द स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पोलोनियम सोर्स वाज डायरेक्टेड बाय बेरिलियम। अब ये यहाँ पे स्लाइड में बेरिलियम 9 और 4 अलग अलग से आए हैं। 4 इसका एटॉमिक नंबर है और 9 इसका एटॉमिक मास है। अल्फा पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम को पोलोनियम के ऊपर पोलोनियम सोर्स में से बेरिलियम टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवाया गया था। ठीक है, मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स जो कि हीलियम न्यूक्लियाई कंसीडर की जाती हैं उनको पोलोनियम से निकाल के बेरिलियम के ऊपर स्ट्राइक करवाया गया। इट वाज नोटिस्ड, ये देखा गया, सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस, कि उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स बिकॉज द चार्ज डिटेक्टर शो दैम टू बी न्यूट्रल, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। द न्यूक्लियर रिएक्शन इज एज फॉलो। अब न्यूक्लियर रिएक्शन कैसा था कि ये हीलियम न्यूक्लियाई मीन्स के अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर स्ट्राइक करवाया गया, तो बेरिलियम जो है वो कार्बन के अंदर चेंज हो जाता है और साथ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। सिंपल ये बात थी कि जब अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया गया था, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाने पर उसमें से कुछ रेज निकलती हैं, कुछ रेडिएशंस निकलती हैं जो कि पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं। चार्ज डिटेक्टर ने ये शो करवाया कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो ये पता चला कि जब अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया जाता है तो उसके ऊपर उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। उन रेडिएशंस के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, उनको साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। अब नीचे आपको इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट नज़र आ रही होगी कि लेड ब्लॉक में से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, बेरिलियम के साथ स्ट्राइक करते हैं और आगे फिर न्यूट्रॉन्स उसमें से निकल रहे हैं। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम डिस्कस करें, द फ्री न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन विद द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो। जब न्यूट्रॉन डिके होता है यानी कि टूटता है तो उसमें से एक प्रोटॉन निकलता है और एक न्यूट्रिनो निकलता है।
विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स के न्यूट्रॉन के डिके होने से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और प्रोटॉन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है और एक न्यूट्रिनो उसमें से निकलता है। ठीक है, आप ये देखें नीचे इक्वेशन में नज़र आ रहा होगा कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और एक न्यूट्रिनो साथ बने। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि न्यूट्रिनो जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर 0 0, इलेक्ट्रॉन 0 -1 और प्रोटॉन +1 और 1। न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयनाइज गैस, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो वो किसी भी गैस को आयनाइज नहीं करा सकते। न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन, अब ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि वो जो रेस निकली थी उनकी पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी थी। दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम द पैराफिन, वाटर, पेपर एंड सेलुलोज। वो पैराफिन, वाटर, पेपर और सेलुलोज में से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती हैं। व्हेन न्यूट्रॉन ट्रैवल विद एन एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दे आर कॉल्ड द फास्ट न्यूट्रॉन्स, बट विद एनर्जी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन्स। जब वो 1.2 से ज़्यादा देंगे तो उनको फास्ट कहा जाता है और 1 से बिलो देंगे तो उनको स्लो न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं तो वो ये होते हैं कि फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन, और इनका अगर डिफ्रेंशिएट करने का कहा जाता है तो आपने बताना है कि अगर 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो तो फास्ट होते हैं और 1 से कम हो तो वो स्लो होते हैं। स्लो न्यूट्रॉन्स आर यूजुअली मोर इफेक्टिव दैन फास्ट वंस फॉर द फिशन पर्पसेस, और इसमें से ज़्यादा इफेक्टिव जो से होते हैं वो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं। व्हेन द न्यूट्रॉन आर यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल, अगर न्यूट्रॉन्स को प्रोजेक्टाइल के तौर पर यूज़ किया जाए, दे कैन कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन करवा सकता है। अ फास्ट न्यूट्रॉन इजेक्ट एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड द बोरॉन इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द अल्फा पार्टिकल। जब नाइट्रोजन के अंदर एक न्यूट्रॉन को ऐड किया जाता है, मतलब न्यूट्रॉन को प्रोजेक्टाइल के तौर पर यूज़ किया जाता है, तो उसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है और बोरॉन प्रोड्यूस होता है। व्हेन द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट द कॉपर मेटल देन द गैमा रेडिएशंस आर एमिटेड। जब स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कॉपर मेटल के साथ स्ट्राइक करती हैं तो गैमा रेडिएशंस एमिट होती हैं। द रेडियो एक्टिव कॉपर इज़ कन्वर्टेड इनटू जिंक। अब गैमा रेडिएशंस के एमिट होने से कॉपर जो है वो जिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नीचे रिएक्शन दिखाया हुआ है कि कॉपर 2965 के अंदर एक न्यूट्रॉन ऐड हुआ तो कॉपर 2966 बनता है और साथ इसके गैमा रेडिएशंस बनती हैं। अब कॉपर 2966 जो है ये अनस्टेबल है, ये फ़ौरन से कन्वर्ट हो जाता है जिंक 3066 के अंदर और इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन भी एमिट होता है। Actually, neutron is captured by the nucleus of copper and copper 66 is produced. अब copper 65 था, न्यूट्रॉन ने कैप्चर किया तो copper 66 हो गया। The radioactive copper is an emit an electron। अब वो रेडियो एक्टिव कॉपर, ये जो Cu66 बना है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है एक नंबर इंक्रीज़ कर जाता है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है तो उसके अंदर एक एटॉमिक नंबर ऐड हो जाता है। बिकॉज ऑफ देयर इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट दे आर बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और उनके इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर भी यूज़ किया जाता है, मतलब कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनके बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं। दूसरी बात यह है कि ये आयनाइज नहीं कर सकते किसी चीज़ को क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इस वजह से भी इसको ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम तब आता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर कुछ एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या कुछ जो आप साल्ट्स वगैरह खाते हैं उसके आयंस मौजूद होते हैं तो उनकी फर्दर ये आयनाइजेशन करवाता है, तो वहाँ से फिर प्रॉब्लम का आगाज़ होता है। तो न्यूट्रॉन्स जो है वो आयनाइज नहीं करा सकते किसी भी चीज़ को, इस वजह से इनके इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, इस वजह से इसको ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर यूज़ किया जाता है। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई होप कि आपको समझ आई होंगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द बेसिक फंडामेंटल या पार्टिकल्स थे एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको ऐसे डिस्कवर किया गया था और इनकी ये प्रॉपर्टीज़ थी जो हम लोगों ने आज डिस्कस की हैं न्यूट्रॉन्स की। द लास्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि E/M वैल्यू कैसे डिस्कस की जाती है, और फिर एक साइंटिस्ट था मिलिकन, उसने किस तरह ऑयल ड्रॉप मेथड को यूज़ किया था, या इस तरह की कुछ 1-2 लेक्चर्स इसमें से हैं जो हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।